Hmm. So welcome students in your new journey. अब आप बड़े क्लास में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपका एक नया सफर स्टार्ट होता है। और इस नए सफर को स्टार्ट करने से पहले और एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। ये नहीं कि बस मैं आई और मैं चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया और बस पढ़ाना शुरू हो गया। क्योंकि आप देखो क्या होता है, एक होता है मेहनत करना, दूसरा होता है सही डायरेक्शन में मेहनत करना। तो जब हम सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो हमको रिजल्ट जल्दी मिलता है, जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट वर्किंग। ठीक है। और दूसरी बात, ये डोरेमोन इसमें कैसे आ गया भाई? हाँ, चलो कोई नहीं। ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वर्क इज सेट टू बी डन कब माना जाता है? जब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, एक डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। आप क्या करेंगे, किताब खोल के बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, आपको पता नहीं है कि नीट के लिए कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, बस पढ़े जा रहे हैं। जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसमें इतना ज्यादा घुस गए हैं कि बाकी सब कुछ भूल गए हैं, और आप बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ। तो वो दीवार पे धक्के मारने जैसा है बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है। आपके पास बच्चे टोटल कितने चैप्टर हैं? 98 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 98 चैप्टर्स हैं, 11th एंड 12th दोनों को मिला के। ठीक है। तो 98 चैप्टर को आप एक साल में कैसे पढ़ेंगे? एक साल में कैसे? नहीं, रिड्यूस की तो बात ही मत कीजिए नीट के लिए। देखिए रिड्यूस जो भी हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा 38 चैप्टर था बायोलॉजी में, 6 चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, हमारा 6 चैप्टर क्या हो गया? डिलीट हो गया। लेकिन दिस इज नॉट फॉर नीट। अभी तक एनटीए के तरफ से कोई भी आपका कंफर्मेशन नहीं आया और इसकी उम्मीद भी मत रखिए। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, सभी जगह बच्चे हम इसी को मान के चल रहे हैं, हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी है वही भगवान है आपके लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर पुरानी एनसीईआरटी मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा है, बच्चे ले लीजिए अपने सीनियर से। लेकिन आजकल लोग एनसीईआरटी देना प्रेफर नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी अगर नहीं देते हैं बच्चे, ठीक है, एनसीईआरटी अगर नहीं देते हैं सीनियर, तो आपको क्या करना है, नई वाली एनसीईआरटी खरीद के ले आइए और उसको पहले पढ़िए। अभी तक जो डिलीटेड चैप्टर है हमारे नोट से पढ़िए। जब एकदम और भी ज्यादा क्लियर कट हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको स्टेपल करके अपने पास रख लीजिएगा एनसीईआरटी। ठीक है। तो आपको 98 चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि देखिए जब कोविड का टाइम था 2020-21, इस समय जब बच्चों के पास ना तो बुक्स अवेलेबल हो पा रही थी, ना ही कोई क्लासेस थी, कुछ नहीं था, वैसे टाइम पे तो सिर्फ रिड्यूस किया। लेकिन एनटीए नीट में रिड्यूस नहीं हुआ। जो भी रिड्यूस हुआ बच्चे, वो नीट के लिए रिड्यूस नहीं हुआ। और आप बात करते हैं नीट की, नीट के अलावा आप और भी कोई एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए केवीपीवाई देते हैं, या फिर आप नेस्ट का एग्जाम देते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप नीट की तैयारी करते हैं। तो ये सारे एग्जाम भी अगर आप देते हैं, या सीयूईटी बाद में आपका मन हुआ कि चलो सीयूईटी भी दे दें, ये सारे एग्जाम में बच्चे ये पूरा सिलेबस आता है, कोई रिड्यूस नहीं, कोई रिडक्शन नहीं। ठीक है। इज दिस क्लियर? एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि आपको पूरा पढ़ना है। ओके। यस कुछ मैम। लोग आप YouTube में सुनेंगे, बोलेंगे कि ये इनअप्रोप्रिएट चैप्टर है, इसको हटा दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने का मतलब समझते हो? रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि किसी चीज को तर्कपूर्ण तरीके से ना एकदम बिल्कुल सेट कर दिया। जैसे पहले यही यही चैप्टर, जिन चैप्टर को अभी डिलीट किया है, उन्हीं चैप्टर को रिड्यूस किया था। तो कुछ कॉलेज वाले, कुछ स्कूल वाले मानते थे, कुछ स्कूल वाले नहीं मानते थे। अब क्या किया, लो हमने हटा ही दिया। अब आपका 11th-12th स्कूल में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि टाइम लगता था। लेकिन आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे तो भाई नीट में वहां जाके क्या करेंगे? जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या करेंगे वहां? समझ रहे हैं ना? आपको इन सारे एग्जाम के लिए भी जरूरी है। आई होप कि ये सारे एग्जाम के बारे में आपको पता है। जब आप नीट की तैयारी कर लेंगे बच्चे, तो ये सारे एग्जाम तो फटाफट निकल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन भी है, अगर नीट में स्कोर उतना नहीं आ पाता है तो इन एग्जाम को देकर भी आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर सकते एक्सक्यूज हैं। मी मैम,
आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपकी पैकेज अच्छी होगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो आपको इतने चैप्टर पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, बिना स्ट्रेटजी के आप काम नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप टाइम टेबल बनाइए, तो टाइम टेबल तो बनती है और फिक्स जाती है, तो आप ना डेली डेली का अपने आप को टू डू लिस्ट दीजिए, डेली का। ठीक है, डेली का टू डू लिस्ट दीजिए। देखिए, क्लासेस आप डेली ज्वाइन करेंगे, क्लासेस जब आप डेली ज्वाइन करेंगे और हमारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो जब डेली देंगे, होमवर्क करेंगे, जो मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन, या फिर नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो एक तो ऑटोमेटिक आपका मतलब समझिए 50% काम तो अपने आप हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा, और 50% चीजें दिमाग में अपने आप घुस रही हैं। ठीक है, उसके बाद डेली टू डू लिस्ट आपको बनाना है, सुबह उठते ही आपको ये काम कर देना है। ये छोटा सा एक मतलब क्या है, एक छोटा सा स्टेप है जो बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ आप कहाँ जाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो क्या होगा, अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप ये करते हैं तो डेली आप मान लीजिए 4 दिन 5 दिन मतलब करेंगे कि अरे ठीक है, हो गया हो गया, लेकिन आपके मन से आवाज आएगी मैं तो टू डू लिस्ट कर ही नहीं रहा हूँ, टू डू लिस्ट में कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं कैसे पास होऊंगा। और जब आप टू डू लिस्ट का एक काम करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, फिर दूसरा काम, तीसरा काम, करते करते अपने आप आपका नीट कैसे अच्छा हो जाएगा, नीट में कैसे स्कोर अच्छे आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे ही नहीं, जब आप अपने आप को कुछ काम देंगे ही नहीं, ब्रेन को ट्रेंड ही नहीं करेंगे, ब्रेन को कुछ बताएंगे ही नहीं काम, तो ब्रेन क्या करेगा बताओ। जब आप ब्रेन को कोई काम नहीं बताते तो ब्रेन क्या करता है? मैम वो आलसी हमेशा बना रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ब्रेन को बच्चे आपको काम देना है। क्यों बोला जाता है ये टू डू लिस्ट क्यों फेमस है इतना? क्योंकि ब्रेन को हम सुबह सुबह उठ के काम दे देते हैं, बेटा तुमको ये काम करने हैं आज। लेकिन जब आप काम नहीं देते ना, तो बोलते यार ये मैं तो फ्री हूँ, हाँ मैं तो फ्री हूँ। वो फिर अपनी बदमाशियां, वो फिर क्या करेगा, आपको रील्स दिखवाएगा, फिर बैठे बैठे इंस्टाग्राम, फिर फालतू की चीजें करवाएगा। ठीक है, फिर हॉर्मोन्स निकलेंगे अच्छे अच्छे वाले आपके, जो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जब आप टू डू लिस्ट दे देंगे तो सिर्फ डोपामिन निकलेगा और आपको अच्छा फील कराएगा, या फिर कॉर्टिसोल निकलेगा जो आपको टेंशन देगा कि पढ़ ले बेटा। क्लियर है? तो टू डू लिस्ट डेली बनाना है, एंड डेली अपने आप से वाई करना है, वाई। ठीक है, जैसे सोए हैं, आपका मन करेगा, एक मन बोलेगा उठ जा पढ़ ले, ठीक है, दूसरा मन बोलेगा कि मत उठ मत पढ़। तो आपको दोनों केस में वाई करना है। क्या पूछना है? वाई। उठ जा, जो मन बोल रहा है उठ जा, तो उससे पूछो वाई, क्यों उठूं मैं, तो वो बताएगा, उससे आंसर भी पूछो कि उठने से भाई इतना इतना तेरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी तेरे साथ 20 लाख बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। 20 लाख बच्चे, आपको पता है अभी तक 22 लाख स्टूडेंट ने एनरोल कर दिया है नीट के लिए 2023 में। यस मैम। 22 लाख बच्चे, और फिर से रीओपन हो गई है लिंक। समझ रहे हैं? तो आपको उस समय दिमाग में लाना है कि आपके साथ 20 लाख बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो पढ़ रहे होंगे। ओके, ये वाई आप जब आप पूछेंगे तो आपको ये जवाब आएगा। दूसरा, जब जो आपको प्रोकेस्टिनेट करा रहा है ना, उससे पूछना है वाई, क्यों मैं सोऊं, तो फिर वो बताएगा आराम है, मजे मिल रहे हैं। लेकिन आपको उसका 2 दिन बाद, 6 महीने बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन जिस वाई का एक ये जवाब आया है ना कि पढ़ ले, उसका फिर आपको ये दिमाग लगाना है कि 6 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, 6 महीने बाद क्या रिजल्ट होगा, और 6 साल बाद क्या रिजल्ट होगा। तो आप इसको 6 6 और 6 का रूल बना सकते हैं। क्या रूल बना सकते हैं? 6 6 और 6 का रूल, कि अगर मैं आज उठ के पढ़ लेता हूं तो 6 दिन बाद क्या रिजल्ट होगा, 6 महीने बाद क्या रिजल्ट होगा, और 6 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। तो देखो कितना सिंपल सिंपल स्टेप आपको करना है नीट के लिए। बच्चे अगर ये आप नहीं करते ना, तो आप सर फोड़ लीजिए, नीट ना निकलने वाला, एकदम क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, एक लास्ट स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ,
बाकी सब बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, सेल्फ स्टडी करो, ये सब आपको सब पता है, लेकिन ये कुछ अलग बातें मैं जो बता रही हूँ आपको। इसके साथ ठीक है, आपको क्या करना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है सबसे जरूरी। तो बेटा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज कौन वाली करना पता है? एक्सरसाइज कौन सी करना? जो पेट के लिए अच्छा हो और जो ब्रेन के लिए अच्छा हो, ठीक है। पेट और ब्रेन को एकदम दुरुस्त रखो, सब कुछ अच्छा, मूड अच्छा रहेगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, कितना भी याद करना है बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा आपको, ठीक है। कुछ अगर योग मुद्रा वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करना है आपको, कौन मैम कौन से वो भी मैं बताऊंगी। हाँ मैम ये आवर्स मैटर करते हैं क्या मैम? सब कहते हैं कि नहीं नीट वाले तो तुम तो बस इतने ही घंटे पढ़ रही हो, लेकिन पढ़ने तो 12 घंटे होते हैं, 18 घंटे होते हैं मैम, क्या? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, या सिर्फ आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जितनी देर पढ़े आप उतनी देर फोकस्ड कितना रहे, ठीक है। बहुत लोग बिल्कुल कंटिन्यूअस 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 पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस पढ़ के उतना ग्रास्प कर लेते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात कर लो। स्वामी विवेकानंद कंटिन्यूअस पढ़ते थे और उतना ग्रास्प करते थे, क्यों? क्योंकि वो फुल टाइम फोकस रहते थे। लेकिन आप आपको पता है कि आप कितना फोकस रह पाते हो। जहां लगने लगे कि अब मेरा फोकस हल्का भी हट रहा है ना, तो फिर थोड़ी देर का गैप ले लो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको करना है बच्चे। अब मैं बताती हूँ कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि किसको किसको ये लग रहा है कि मुझे ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए और मुझे सीधे क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं सीधे क्लास स्टार्ट कर दूं। नो मैम। नो मैम। तो मैम ये डिटेल्स भी बहुत मायने रखती है। हाँ नहीं चलेगी तो मैम उस पे इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? हाँ ठीक है। तो ये बातें बच्चे क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लेक्चर बहुत जगह से मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन सही डायरेक्शन में वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी, बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं बच्चे। टू डू लिस्ट बनाइए, वाई पूछना है डेली अपने आप से, एक्सरसाइज मेडिटेशन करना है। फिर बुक्स, बुक्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन वाली? ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। एनसीईआरटी कितने बार पढ़नी है? एटलीस्ट 2 से 3 बार तो पढ़ जाना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना मैम? हमको तो टाइम नहीं मिलता है। क्लास होती है बच्चे हम लोगों की, जब हम लोगों की क्लास खत्म होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, उसके बाद जब आप सेल्फ रिवीजन करते हैं तो एनसीईआरटी से कीजिए। मैंने हमेशा बोला है ना, सेल्फ रिवीजन हमेशा सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी से करना है। और मेरी क्लास के बाद एनसीईआरटी हो जाती है मक्खन, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। दूसरा आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतना कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज में ज्यादा कोशिश कीजिए आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन कीजिए। अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन कर लेते हैं तो आधा से ज्यादा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन होती है, जो असर्शन रीजन होते हैं वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन होती है, कहीं भी बाहर से नहीं होता। क्लियर? ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, क्लियर। एंड इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जानते हो इस बुक के बारे में? यस मैम। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट है ये दिशा पब्लिकेशन का। ये बुक मैंने आप लोगों के लिए एक्चुअली और आप लोगों के कारण मंगवाई, मैंने खुद खरीदी ये बुक ताकि मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दे सकूं। मैंने इस बुक को पढ़ा। इस बुक में क्या है? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस दिए हुए हैं, फिर इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर हर जो आपका सब टॉपिक है ना, जितना सब टॉपिक है उन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। किसका है ये? दिशा पब्लिकेशन का। अच्छी बुक बनाई है। यस मैम।
दिशा पब्लिकेशन का। तो ये रिवीजन में आपको हेल्प करेगी, बाद में पढ़िएगा इसको, ठीक है, बाद में पढ़िएगा दिशा पब्लिकेशन, लास्ट में आपको काम आएगी। ओके, और आप एमटीजी कर सकते हैं, एमटीजी ऑन फिंगर टिप्स जो आपका है ना, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स जो है, उसमें सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वही पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ है, सारा क्वेश्चन क्लियर। यस मैम। तो यही बुक बच्चे आपको पढ़नी है, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़िएगा तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, क्योंकि अभी से 2-3 साल से जो पैटर्न चला आ रहा है, स्पेशली 2022 का पैटर्न तो बिल्कुल ही शानदार था। तो जो पैटर्न चला आ रहा है वो ये कहता है कि भाई एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप रट जाइए, रट जाइए। मैं बता रही हूँ, मैं आज बहुत साल से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, लेकिन जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो हर दिन मुझे लगता है कि यार ये लाइन लगता है पढ़ा नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है कि एनसीईआरटी को जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे कुछ अलग समझ आया, सेकेंड टाइम कुछ अलग समझ आया, थर्ड टाइम कुछ अलग समझ आया। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, ठीक है। अब मुझे क्या पता कौन से टीचर से पढ़ेंगे, ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा ना कौन कौन है टीचर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। इसके अलावा कोई क्वेरी नहीं होगी आप लोगों की, आई होप। हाँ, तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, वेरी इजी, सबसे इजी काम दुनिया का क्या है, एक्सक्यूज बनाना, कंप्लेन करना। बट it is very hard to make changes, it is very hard to make these small changes. Actually, when you make these small changes, your life will change permanently. Okay, so let's get started with the full जोश ऑन है, जोश ऑन है बच्चों का। यस मैम। Okay, very good. सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों नीट में। देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में बच्चे बोलेंगे कि मैम ये चैप्टर डिलीट है, तो ये चैप्टर डिलीट है, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ कमिंग नेक्स्ट 2 चैप्टर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सारे बेसिक टर्म्स आपको दिए हुए हैं। अगर वो बेसिक टर्म्स आप नहीं समझेंगे तो वहां आपको दिक्कत होगी, वहां फिर आप हार्ड लेवल से बेसिक लेवल पे जाएंगे। तो क्यों ना हम बेसिक से हार्ड पे जाए, वो ज्यादा इजी होता है, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर वेटेज क्या है इसका, सिर्फ बच्चे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपका आ जाएगा मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों 4 मार्क्स गवाएं, क्यों हम 4 मार्क्स फालतू में वेस्ट करें, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं और 4 मार्क्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ओके, तो चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये है क्या, ठीक है। इसकी एसेंशियलिटी क्या है, एसेंशियल क्यों है ये, क्यों इतना जरूरी है हमारा रिप्रोडक्शन। एंड देन लाइफ स्पैन क्या है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, सबके साइज वगैरह सेम है लेकिन लाइफ स्पैन डिफरेंट है, ठीक है। लाइफ स्पैन के स्टेजेस हम पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आप सभी जानते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपागेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पार्थेनोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए नया होगा, जेनेसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज दोबारा प्रोड्यूस हो रही है, रीप्रोड्यूस हो रही है। सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड एंड दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी फर्टाइल। ये अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में एनाकोंडा पैदा हो जाएगा, होगा क्या,
कि मेरे घर में, इंसान के घर में एनाकोंडा पैदा हो रहा है और एनाकोंडा के घर में इंसान पैदा हो रहे हैं, बगल वाले के घर में मगरमच्छ पैदा हुआ है और उसके बगल वाले के घर में मंकी पैदा हुआ है और उसके बगल वाले के घर में शेर पैदा हुआ है। तो ऐसा होता तो फिर क्या होता कि जिसके घर में एनाकोंडा या फिर डायनासोर पैदा होता वो बाकी सबको खा जाता। तो ऐसा नहीं होता, हम अपने ही जैसे सिमिलर लोगों को जन्म देते, सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो और बच्चे पैदा कर सके, है ना। ओके, नाउ अब रिप्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, जनरेशन। ठीक है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बना रहे। आपके दादाजी ने क्रो देखा, आपके पापा ने क्रो देखा, और आपने क्रो देखा, आपके बच्चे क्रो देखेंगे। इसी की वजह से रिप्रोडक्शन की ही दया है, जो कि आप थर्स्टी क्रो वाला जो कहानी है सबने सुना है, आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, है ना। सबने वो कहानी सुनी है। अगर मैं अभी पैरट की बात बोलूं तो आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूटी नहीं होती बच्चे तो मैं पैरट बोलती, आप कुछ और ही पैरट का दिमाग लगाते, है ना। जैसे हम एलियन की बात करते हैं कि किसी ने एलियन देखा लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद एलियन की स्पीसीज खत्म हो गई। हाँ, अगर हम ऐसे बात करें तो कुछ बहुत सारे डायनासोर की स्पीसीज खत्म हो गई, तो एज्यूम नहीं कर पाते हैं। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है बच्चे? वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है। एंड वेरिएशन लीड्स टू, दिस वेरिएशन लीड्स टू बताइए वेरिएशन से क्या होता है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। यस, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज बनते हैं। जैसे डॉग्स के आप देखेंगे बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, है ना, बहुत सारे स्पीसीज। वो किसकी वजह से हो रहा है? वेरिएशन, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं पता है सबको? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी पहले हम देखते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूं कि कैसे अपने लाइफ स्पैन को थोड़ा सा लंबा किया जा सकता है। मतलब ये हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है। सो लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, ये बात जो है ये मार्केबल है। नेचुरल डेथ आपको लिखना है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ अगर आप लिखते हैं तो वो आंसर गलत हो जाएगा। बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमरता को प्राप्त नहीं हुआ है, एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस पे दिमाग लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो बोलते हैं ना अमृत निकला था, अमृत, तो ये अमृत सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने पी लिया, हमारे पास नहीं आया, है ना। वो समुद्र में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने पी लिया, हमारे पास नहीं आया। तो भाई ये क्या हो गए? इमॉर्टल हो गए, ये अमर हो गए। ये अमर कैसे कहलाते हैं बच्चे? क्यों कहलाते हैं? बिकॉज देयर ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, है ना। करने जाते हैं ग्रोथ, हो जाता है रिप्रोडक्शन, करने जाते हैं रिप्रोडक्शन, हो जाता है ग्रोथ, है ना। तो देयर ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, नो एक्सक्लूसिव इवेंट, इनमें ये एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ओके, सो लाइफ स्पैन, यस, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज एंड मास। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कोई
मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर साइज बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा, साइज छोटा होगा तो लाइफ स्पैन छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे साइज वाले का भी लाइफ स्पैन बड़ा हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रो एंड आपके किसका, पैरट का। पैरट का पैरट लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चे? 140 ईयर 140। और 140 क्रो का? years. क्रो का 15 ईयर 15 ईयर ठीक है, 15 to 20 ईयर्स आप ले सकते हो। ठीक है, इतना इनका देखो, साइज सेम है बट देयर लाइफ स्पैन आर डिफरेंट। ठीक है, अब लाइफ स्पैन जो है किसी भी इंडिविजुअल की 4 स्टेज से होके गुजरती है। ठीक है, 4 स्टेज कौन कौन सी है? जुवेनैलिटी, ठीक है, ये कौन सा स्टेज है बच्चे? फ्रॉम बर्थ To adulthood. अप टू, फ्रॉम बर्थ अप टू एडल्टहुड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम बर्थ अप टू जब आप मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, है ना, अप टू द स्टार्टिंग फेज ऑफ मैम ये वर्ड आपने क्या लिखा है? जुवेनैलिटी। ठीक है, स्टार्टिंग फेज या फिर कैपेसिटी टू Reproduce. रिप्रोड्यूस। ठीक है, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ इसके बाद कौन सी फेज आती है? मैम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करना। हाँ, जुवेनैलिटी। जुवेनैलिटी मतलब कि जब आप पैदा हुए, ठीक है, वहां से लेकर के जब तक आप में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब ऑर्गन्स वगैरह जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह आपके बनने नहीं लग जाते, मैम वो मतलब फेज। प्यूबर्टी के टाइम तक। हाँ, ठीक है। Okay, अब मैम। मैच्योरिटी क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल फुल्ली डेवलप हो गए, नाउ यू आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये वाला टाइम है रिप्रोडक्टिव एक्टिव फेज। एक्टिव फेज, अब आप बहुत से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। ओके, नाउ मैच्योरिटी एंड देन कौन सा फेज आता बच्चे? एजिंग फेज। कौन सा फेज आता है आपका? एजिंग फेज। इस फेज में क्या होता है आपका? रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड other organs start deteriorating अरे यार गलत लिख दिया फिर से। ठीक है, ये क्या होने लगता है आपका? डिटेरिएट होने लगता है, मतलब कि बिल्कुल वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। रिप्रोडक्टिव, पहले आप जितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अब आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आपके सारे ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका? सेनेसेंस। सेनेसेंस, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज सेनेसेंस मतलब कि अब आपकी एजिंग रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, अब एजिंग रिवर्स नहीं हो सकती। इरिवर्सिबल एजिंग मतलब ये एक ऐसा फेज है बच्चे जहां से अब कुछ नहीं हो सकता, कितने ही क्रीम लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, अब आप रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है ना कि अर्ली एज में क्रीम वगैरह लगाना स्टार्ट कीजिए, अच्छा फूड खाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो एजिंग है वो क्या हो जाए? बैक हो जाए, है ना। लेकिन अब ये एज ऐसा आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। अब सीधे क्या होगी? अब सीधे क्या होगी? डेथ होगी, डेथ। ओके, क्लियर? ये सारे स्टेज आपको पता होने चाहिए, सारे स्टेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन है सारे ऑर्गेनिज्म की, ये आपको याद करना है।
मैं आपको याद करा देती हूँ अच्छे से ट्रिक से। नेहा मैम की क्लास हो और ट्रिक ना हो तो मजा नहीं आता है ना? यस मैम। तो चलो ट्रिक से मैं याद कराने की कोशिश करती हूँ, और जब आप वो ट्रिक याद कर लें तो कृपया करके इसको भरने की कोशिश करें, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, ओके? चलिए, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बतानी चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चे, क्या है कि हम अगर बात करें क्रो की, ठीक है, क्रो की बात कर रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए डॉग की बात करते हैं। डॉग का यहाँ पे लिखा है 22 साल, यहाँ एक्चुअली होता है इसका 25, ठीक है, 25 साल, 25 साल है इसका एज। ये सब मतलब एक रेंज में आता है, ठीक है? डॉग का एज है 25 और टॉर्टोइस का एज है 100 ईयर्स। पता है ये डिफरेंस, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये डिफरेंस क्यों है? डॉग हर मिनट, पर मिनट में इसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है ना 30 होती है, 30 पर मिनट। हर मिनट में ये कितना ब्रीथ कर रहा है? 30 बार। हाँ, और वहीं पे टॉर्टोइस कितनी बार ब्रीथ कर रहा है? 2 से 3 बार। ओनली 2 to 3 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ, ठीक है? एंड ऐसे ही हम बात करें अगर आपके एलिफेंट की, एलिफेंट का एज 50 to 70 दिया, ये 90 तक जाता है बच्चे, ठीक है? एक्चुअली ये कितना हो जाता है? 60 to 90 तक जाता है, ठीक है? तो इनकी अगर ब्रीदिंग रेट आप लोए तो 4 to 5 ईयर्स होती है, सॉरी 4 to 5 पर मिनट होती है, 4 to 5 पर मिनट। तो जितना ब्रीदिंग रेट, जितने आप स्लो ब्रीद करेंगे उतनी ज्यादा उम्र बढ़ती है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है? लंबी और गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेंगे तो सारे ऑर्गन्स आपके फिट रहेंगे, सारे एक एक सेल के पास ऑक्सीजन जाएगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ अच्छा होगा, ठीक है? जो मेडिटेशन में बताया जाता है, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? लंबी गहरी सांसें लेते हैं, ठीक है? तो जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो हमारे लाइफ स्पैन अच्छा होता है। और एक बात कि देखो, लंबी गहरी जो सांस है इसका लिंक एज से ऐसे भी है कि हम बोलते हैं ना कि हमारा जो है लिखा हुआ है, हम कब तक जिएंगे वो लिखा हुआ है, बोलते हैं ये बात, है ना? लिख Yes, के आया है टिकट Yes, कब ma'am. कटना है, सबका टिकट कब कटना है, सब लिख के आया है, नेचुरल डेथ की बात अगर करें तो एक्चुअली हमारा एज लिख के नहीं आया, हमारा क्या लिख के आया? हमारी सांसें लिख के आई है ना? तो अगर हमारी सांसें लिख के आई है भाई, तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि तब तो अगर हम जो दौड़ते हैं उनकी सांसें जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं ना। यस मैम। है ना? लेकिन फिर भी एक मतलब ये बोला जाता है कि जब आप लंबी, मतलब इससे एक तर्क निकाला गया कि जो जितना लंबा सांस लेगा, जो जितना कम सांस लेगा पर मिनट में, वो उतना ज्यादा जिएगा, ठीक है? ओके। देखो यहाँ बनाना का 2 से 3 लिखा है, ये गलत है बच्चे, गलत है, ठीक है? चलो मैं आगे बताती हूँ सही आपको। आगे ट्रिक, ट्रिक के पास, ट्रिक के पास, ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है? एंड कोई मेरी ट्रिक्स को कहीं शेयर नहीं करेगा, ये मेरी खुद की मेहनत से बनाई हुई ट्रिक्स हैं, समझ गए? यस मैम, आपने पहले भी बोला हुआ है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ देखो, बचपन में सुना है ना, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, सुना है? हाथी घोड़ा यस मैम, पालकी जय कन्हैया लाल की, सुना है? तो हम यहाँ हाथी घोड़ा पालकी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हाथी घोड़ा क्रोकोडाइल की। क्या बोलेंगे? हाथी घोड़ा क्रोकोडाइल की, ठीक है? अब हम पालकी में बैठने वाले नहीं, अब हम क्रोकोडाइल की सवारी करते हैं। सो हाथी घोड़ा क्रोकोडाइल की, है ना? इनकी एज क्या होती है? 60 to 90 ईयर्स। तो बच्चे जब आपका एमसीक्यू आएगा, ठीक है, एमसीक्यू आएगा तो उसमें इसी तरह का रेंज दिया होगा। जैसे हॉर्स का आपका 60 हो जाता है, हॉर्स का आपका एज 60 है, क्रोकोडाइल का आपका 60 है, ठीक है, एलिफेंट का आपका 60 से 90 जाता है पूरा, ठीक है? तो यही आपका एज वहां पे दिया होगा, तो आप समझ जाएंगे 25 नहीं है, 100 नहीं है, 60 to 90 के बीच में। फिर दूसरा ट्रिक है, देखो बनाना के प्लांट पे बैठकर क्रो क्या कर रहा है? काओ काओ क्या कर रहा है? ठीक है, बनाना के
पेड़ पे क्रो बैठ के क्या कर रहा है, काव काव। देखो क्रो के जिंदगी में ना बहुत काव काव मची हुई है। हाँ ठीक है, वो दिन रात काव को बुलाता है, और इसको देख के डॉग चिढ़ा जा रहा है, इसको देख के डॉग चिढ़ा जा रहा है। ओके, तो Yes. है ना, इनकी एज कितनी है, 15 से 25। इनकी एज कितनी है, 15 से 25 होती है। बनाना आपका 25 हो गया, क्रो आपका 15 हो गया, ठीक है, आपका काव भी 25 हो गया, डॉग आपका 25 हो गया। क्लियर? चलो यस हाँ, अब ये अलग वाली तो गजब की मैंने बनाई है, बहुत टाइम लगा है बच्चे मुझे ये बनाने में ट्रिक। ठीक है, हाँ देखो, टॉर्टोइज ब्रांड का बनियान पहन के पैरट टर टर करता है। ठीक है, टॉर्टोइज ब्रांड का बनियान पहन के पैरट क्या करता है, टर टर करता है। ओके, और ये बनियान इतनी ज्यादा मतलब अच्छी है कि 100 से 200 साल तक अब पैरट को कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जब तक जिएगा तब तक वो एक ही बनियान पहन के रहेगा। पैरट जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो एक ही बनियान पहन के रहेगा। कौन सी बनियान, टॉर्टोइज ब्रांड की। तो ये ट्रिक अच्छी लगी। तो ये इनका एज कितना होगा, इन सभी का एज 100 to 200 ईयर्स रहता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। नाउ अब देखो नेक्स्ट है हमारा, मई के मौसम में बहुत गर्मी लगती है। मई के मौसम में बहुत गर्मी लगती है तो मुझे फ्रूट खाने का मन करता है, लेकिन सिर्फ फ्रूट से काम नहीं चलेगा, मुझे बटर्स भी चाहिए, मुझे थोड़ा फैट भी चाहिए, मुझे थोड़ा बटर भी चाहिए। फ्रूट कैसे वाले, बटरी फ्रूट चाहिए, मुझे बटरी फ्रूट चाहिए। तो भाई अब फ्रूट जो है कितने दिन चलते हैं, फ्रूट एक दिन से 1 महीने तक चल सकते हैं, बटर 1 दिन से 1 महीने तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मे फ्लाई का लाइफ 1 दिन होता है, बाकी इन लोगों का 3 वीक 4 वीक ऐसा रहता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका पीपल। पीपल एंड सिकोया। सिकोया के बारे में आप जानते हैं कि सिकोया क्या होता है भाई, जायंट प्लांट, सबसे जो है सबसे बड़ा जो जायंट प्लांट है विश्व में, कौन है, सिकोया है। पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो भाई 2000-3000 सालों से ये कहानी चली आ रही है कि पीपल के पेड़ में एक जायंट भूत रहता है, जायंट सिकोया रहता है। 2000-3000 साल से ये कहानी चली आ रही है, दादी नानी के समय से कहानियां चली आ रही हैं कि पीपल के पेड़ में जायंट सिकोया भूत रहता है। क्लियर? अब देखो आपको बहुत हद तक अभी के अभी याद हो गया होगा, है ना, अभी के अभी आपको एज याद हो गए होंगे। मस्त है ना, मजा आ गया। ओके, हाँ नाम भी देखो सिकोया भूत जैसा है। चलो ओके, तो बच्चों का जोश एकदम बना रहना चाहिए, मैं एकदम बिल्कुल फैंटास्टिक ट्रिक लाती रहूंगी। अगर आप क्लास एकदम रेगुलर करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, एक से एक मैं दिमाग लगा के ना ऐसे ही ट्रिक लाऊंगी, आपको याद करवा दूंगी। चलो अब हम पढ़ते हैं ए सेक्सुअल मैम रिप्रोडक्शन। आप अपने क्लास की लिंक ऐसी भेज दिया करना, रोज क्लास लिंक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से अब सुनिएगा, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वी नो दैट। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग अकर ओनली बाय अ सिंगल पेरेंट। दो पेरेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए सेक्सुअल मतलब कि इसमें किसी भी तरह का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है, गैमेट्स की का मीटिंग नहीं हो रहा है। तो आपको क्या क्या लाइन याद रखना है इसमें, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। बच्चे यहां से ये जो मैं लाइंस लिख रही हूं यहां से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब बना ही नहीं तो फ्यूज किसको कराएंगे, है ना। और दूसरा, इसमें नो मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं होता, इसमें क्या होता है बच्चे, ओनली माइटोसिस, ओनली माइटोसिस होता है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग सिमिलर होंगे या आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, आइडेंटिकल। जब वो आइडेंटिकल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोन। नहीं, देखिए बात समझिए, सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर होता है। सिमिलर का मतलब है कि दिख रहा है आसपास, ठीक है, जैसे हम लोग हैं सिमिलर अपने पेरेंट्स के। आइडेंटिकल मतलब कि बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली भी, जेनेटिकली भी, हर तरह से क्या है वो, बिल्कुल एकदम से क्लोन है। क्या बन गया वो, क्लोन है। जैसे आप अमिताभ बच्चन की मूवीज में देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसा दिख रहा है, उसका बेटा वैसा ही दिख रहा है ना, तो वहां पे क्या है, क्लोनिंग करवा देते हैं मूवी वाले, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी, हाँ, है ना। तो बच्चे क्लोन, तो आपको आएगा व्हाट इज क्लोन, व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन ऐसा ऑफस्प्रिंग है, ऐसा डॉटर सेल है दैट इज मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता की तरह, मतलब पिता की तरह या माता की तरह, माता पिता दोनों तो होते ही नहीं है इनके, है ना। चलो, इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किस में देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। खुश हो जा बच्चे, खुश हो जा, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल नाराज उदास सा दिख रहा है, खुश हो जाओ, हाँ, है ना। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में दिखने को मिलता है। लेकिन वो प्लांट और एनिमल कैसे होने चाहिए, वेरी वेरी सिंपल, वेरी मतलब सिंगल सेल के होने चाहिए। मैम जो वो हाँ पहले डॉली शिप की क्लोनिंग कराई गई थी, तो हाँ मैम वो हाँ, तो सिंगल सेल नहीं था ना मैम फिर। नहीं नहीं, वो क्लोनिंग तो हमने अलग से कराई थी भाई, हमने अलग से क्लोनिंग कराई थी ना, वो लैब में कराया गया था, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये आप पढ़ने वाले हैं डॉली के बारे में। ओके, यस, आर्टिफिशियल। ओके, तो आपको ये इस टॉपिक में ये सारी बातें पता होनी चाहिए। दीज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है घुमा फिरा के। रिलेटिवली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिख देगा, और आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग का लाइन देखेंगे, टिक कर देंगे, पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, क्लोन समझ गए क्या है, जो बिल्कुल सेम टू सेम होता है ना। नेक्स्ट, ओहो ये मैंने इरेज नहीं किया था, चलो इसे मैं पढ़ा दूं। इसमें क्या है, जैसे हमने अमीबा की बात की, अमीबा ग्रोथ करने जाता है, लेकिन हो जाता है उसका क्या, रिप्रोडक्शन। ये क्या होते हैं, अमीबा इमोर्टल होते हैं। तो जो डॉटर सेल्स निकले, जो डॉटर सेल्स निकले वो क्या हैं, बिल्कुल हूबहू किसके हैं, अपने मदर के, हूबहू किसके हैं, मदर के हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है, कोई बताएगा डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता मैम है। क्योंकि वो फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, फीमेल वो तुम्हारे यस प्रोडक्शन करता यस, है। वेरी गुड, क्योंकि डॉटर डॉटर ही तो, जो फीमेल है वही तो रिप्रोड्यूस करेगी ना। अब यहाँ सन लिख देते तो भाई मतलब यहाँ क्या आ जाता, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता कि भाई यहाँ तो मेल पैदा कर रहा है बच्चे, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे, है ना। तो उसी से बचने के लिए डॉटर सेल होना चाहिए। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एंजियोस्पर्म में होता है बच्चे, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनमें अगर होता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हो सकता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हो सकता है। जो हर्ब्स वगैरह है, छोटे प्लांट्स हैं, उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हो सकता है। दूसरा एपोमिक्सिस से हो सकता है। एपोमिक्सिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सीड बनना विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, यस, हाँ। तो जो सीड बन रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस। मेरी वीडियो रुक गई है क्या, नो मैम। No, ma'am. चलो ठीक है। आराम हाँ, से अगर एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी में, तो हम उसको क्या वो किसके थ्रू होता है बच्चे, माइटोस्पोर, मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर, उसकी माइटोसिस हो करके वो क्या बना रहा है, एल्गी, बहुत सारे एल्गी बन रहे हैं, ठीक है। एल्गी वगैरह में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर बनता है ना, जिसमें स्पोर बनेगा तो वो स्पोर से डेवलप होगा। फंगी में स्पोर बन रहा है, स्पोर से डेवलप होगा। चलो,
मैम एपोमिक्सिंग बता दो एक बार। एपोमिक्सिस कुछ नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड बन जाना, ठीक है, सीड बन गया अपने आप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड कैसे बनता, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, मेल गैमेट आया है ना, मेल गैमेट जो पॉलन है स्टिग्मा पे बैठा, फिर जा करके वो अंदर गया मैम और जो जाके ओव्यूल्स फ्यूज होते हैं, हाँ, फिर जाके वो मिक्स होता है, तब जाके सीड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल है भाई, कुछ भी फ्यूजन नहीं हुआ लेकिन क्या बन गया, सीड बन गया। मैम पॉलन भी स्पर्म की तरह मतलब मूव कर सकते हैं? क्या मैम पॉलन भी स्पर्म की तरह मतलब एक तरह से मूव कर सकते हैं क्या? पॉलन उड़ते हैं ना, ये पानी में मैम जाते वो हैं या पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। हाँ, पॉलन ट्यूब फॉर्म नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी इसको। वो अलग अलग एजेंट और नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको, और उसमें तो बेशुमार ट्रिक्स देने वाली हूँ। चलिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स आपने फिजन के बारे में पढ़ रखा है बच्चे, बडिंग के बारे में पढ़ रखा है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ रखा है, ठीक है। आपने गैम्यूलेशन नहीं पढ़ा है, गैम्यूलेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। जूस्पोर एंड कॉनिडिया पढ़ा है थोड़ा मोड़ा, लेकिन अभी हम थोड़ा देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये सारे हम पढ़ने वाले हैं कि लीफ से, रूट से, स्टेम से, ये सब आपने पढ़ा है। बल्ब, ये बल्बिस क्या होता है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फिजन देखते हैं। फिजन कहीं भी वर्ड लिखा है तो फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक। फिजन का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेक या डिवाइड। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कहीं भी फ्यूजन लिखा है, फ्यूजन मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। ठीक है, कंबाइन होना, ऐड होना, ठीक है, एक साथ मिल जाना, इसलिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब जुड़ जाना, और फिजन मतलब डिवाइड हो जाना। तो फिजन में क्या है, पेरेंट अपनी बलि दे देता है, दो टुकड़ों में छल्ली छल्ली हो जाता है, और क्या निकल जाते हैं उसके दो डॉटर सेल्स, ठीक है। सो इन दिस द पेरेंट सेल गेट मैच्योर एंड डिवाइड इनटू टू, ठीक है। तो दो तरह का आपका फिजन होता है, हमेशा दो में डिवाइड नहीं होगा, कभी कभी मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन मतलब डिवाइड इनटू हाफ्स में। ठीक है, डिवाइड इनटू टू हाफ्स। एंड इसमें मल्टीपल में क्या होगा, डिवाइड टाइम्स डिवाइड होगा इनटू मैनी डॉटर सेल्स। यहाँ भी वही लिख देती हूँ, नहीं तो जब आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो बोलेंगे नेहा मैम क्या गलत सलत लिखे। टू डॉटर सेल्स। एक जरूरी बात बच्चे, आप ना जब भी लेक्चर अटेंड करते हैं कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। और ज्यादा बेटर है कॉपी में जब लिखेंगे तो आप बार बार बोलेंगे मैम पिछली स्लाइड छूट जाएगा आपका। एनसीईआरटी लेके बैठेंगे वहीं पे एनसीईआरटी में लिखते जाइए, ठीक है। ये सारे टर्म्स दिए हुए होते हैं, कॉपी के साथ नहीं बन पा रहे हैं। यस, हाँ, कॉपी में नहीं बनेगा लेकिन एनसीईआरटी में बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि लिखा है, ये सारा टर्म लिखा है, नाम लिखा हुआ है, बस उसके आगे आपको लिख देना, ठीक है। अब बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये कितने तरह का होता है जरा बता दो, किसी को पता है? मैम एक मैम मतलब जैसे जो अमीबा में होता है वो वाला। एक होता है इरेगुलर, इसका रेगुलर है ना, ये किस में होगा बच्चे, अमीबा में, ठीक है। दूसरा कौन होता है, रेगुलर होगा वो हाइड्रा में हो सकता है मैम। हाँ, और दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर्स। लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, दो मूंछों वाला, यूग्लिनॉइड। हमेशा याद रखना है बच्चे, एकदम मतलब आपके ना दिमाग में जवाब तैयार रहना चाहिए। यूग्लिनॉइड मतलब दो मूंछ वाला, है ना, एक छोटी मूंछ एक बड़ी मूंछ, और ये कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है। ये सब आपको क्लास 11th का रटा हुआ होना चाहिए और मैं याद दिलाती रहूंगी आपको, ठीक है। रिवीजन होते रहना चाहिए क्लास 11th का, एक बार में कैसे निकालिएगा। फिर है ट्रांसवर्स, फिर क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होगा बच्चे, चप्पल जो है आपका पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम बिल्कुल चप्पल की तरह लगता है,
और जो Yes. पढ़ती है पैरामीशियम से Yes, ma'am. पढ़ती है। Small finger-like structured आज tube. बट गई मैम, पड़ जाती है आज। हाँ, चलो नेक्स्ट। ठीक है, और मल्टीपल किस में देखने को मिलता है बच्चे? आपका प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम, इसके बारे में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कैसे एक एक मच्छर कितना जो है ना नुकसान करता है, ये आप पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया। हाँ, अब हम पढ़ते हैं बच्चे मल्टीपल फिजन का एक और एग्जांपल, दैट इज अमीबा। ठीक है, अमीबा में क्या होता है? ओके, देखिए जो पेरेंट अमीबा है, बेचारा अच्छे से हंस खेल रहा था, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, इसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तभी इसके जिंदगी में ना कुछ अलग घटा, कुछ बुरा हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। कैसी कंडीशन आ गई? अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ठीक है, जैसे हमारे लाइफ में कोविड आया था ना, अनफेवरेबल कंडीशन, तो हमने क्या किया था? अपने आप को बंद कर लिया था, बिल्कुल जितना बंद कर सकते थे, जितना लोगों से दूर रह सकते थे, अपने ऊपर मास्क, उसके ऊपर मास्क, है ना, फिर घर में, फिर बहुत ज्यादा। तो वैसे ही अमीबा के लाइफ में जब अनफेवरेबल कंडीशन आते, कोई हार्श कंडीशन एनवायरमेंट का होता है, तो ये अपने चारों ओर, ये है अमीबा। ठीक है, अब ये अनफेवरेबल मतलब कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसे आपका कोविड के टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन था ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, उससे आपकी जान जा सकती थी, अगर आप बाहर निकलेंगे तो जान जा सकती है। ठीक है, अनसूटेबल। ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने चारों ओर 1 2, ठीक है, एंड 3, 3 लेयर की क्या बना देता है बच्चों? क्या बनाता है? ये 3 लेयर की बनाता है सिस्ट। क्या बनाता है ये? सिस्ट बनाता है। ठीक है, सिस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? कवरिंग बनाता है अपने ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्ट कर लेता अपने आप को, भाई बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अब बैठा बैठा क्या करेगा? बैठा बैठा अंदर ये क्या करेगा? ऐसे थोड़ी कि भाई रिप्रोड्यूस करना छोड़ देगा, बैठा बैठा ही डिवाइड तो होगा ना। अब ये बैठा बैठा क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। अंदर बैठा बैठा ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। अब देखिए ये बहुत सारे अमीबा बना देगा अंदर में, मैनी अमीबे। ये जो बहुत सारे अमीबा बन रहे हैं, छोटे छोटे जो बन रहे हैं ना, ये क्या है? मैनी अमीबे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैनी अमीबे। ठीक है, अब क्या हुआ? जब बहुत सारे अमीबा बन गए, ठीक है, तो इसने, अब तो भाई थैली भरेगी भी ना, जो सिस्ट है वो घर भर जाएगा बच्चों से घर भर गया। अब क्या हो गया? घर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सिस्ट है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा और सारे अमीबे बाहर निकल आएंगे, आपस में सारे लड़ पड़ जाएंगे और क्या करेंगे? घर को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और ये जा करके फिर क्या करेंगे? ग्रो होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्पोरुलेशन। ये जो इनका रिलीज होना है, जैसे स्पोर की तरह ये बर्स्ट आउट हो गया ना, स्पोर की तरह बर्स्ट आउट हो गया और बाहर फैल गया, इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। और जब ये सिस्ट बनाता है, ठीक है, इस सिस्ट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इस सिस्ट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। तो अब कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, सारा बच्चा क्या करेगा? समझेगा, है ना? तो समझ में आ गया, एनसिस्टेशन रटेंगे नहीं आप। एनसिस्टेशन क्या है? कवरिंग बना ली जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, फिर जब वो रिलीज हो गए सारे बच्चे उसके, तो उसको क्या बोल दिया हमने? स्पोरुलेशन, क्योंकि वो स्पोर्स की तरह रिलीज हुए। क्लियर? ठीक है, चलो चमक गया ना? हाँ, सिस्ट मतलब कवरिंग बना दिया। यस, 3 लेयर की कवरिंग बना दिया। ठीक है, देखो यही ये लिखा हुआ है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉज
इट्स स्यूडोपोडिया, अपनी स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीट बना के घूमता है ना, उसको हटा देता है और वो क्या बना देता है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट बना देता है, जिसको एंसिस्टेशन बोलते हैं। फिर जैसे ही थोड़ी सी अच्छी कंडीशन आ जाती है तो ये अमीबा फिर क्या करते हैं, ये अमीबा अपने बच्चे जो है अंदर 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 बच्चे पैदा कर रहे थे, और ये क्या करते हैं, फिर ये रिलीज कर देते हैं, सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट हो जाता है, सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं और सारे स्पोर निकल करके बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, और इस रिलीज ऑफ स्पोर को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। ओके मैम। ठीक है, चलो हाँ, अब हम आते हैं बडिंग की तरफ। बडिंग, तो इसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, बड, हे बडी, इसमें हम क्या फॉर्म करते हैं, हे बडी फॉर्म करते हैं। तो ये बडिंग किसमें किसमें होता है, हाइड्रा में, स्पॉन्जेस में एंड ईस्ट में होता है। अब देखो बेचारा हाइड्रा, हाइड्रा आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, ठीक है, आराम से टेंटिकल्स अपने घुमा रहा था और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। तभी क्या हुआ कि अचानक से इसके इधर पे हाथ जैसा कुछ निकला, ठीक है, तो वो क्या था, बड था। पहले इसको समझ में नहीं आया, हाथ जैसा कुछ निकला है ना, तो वो क्या है, बड है। और वो बड फिर धीरे धीरे मैच्योर होने लगा, ये बड फिर धीरे धीरे ग्रो होगा, तब तक ग्रो होगा, इसी की बॉडी से अटैच रहेगा, तब तक ग्रो होगा जब तक वो फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। और वंस इट गेट मैच्योर इट डिटैच इटसेल्फ, ठीक है, एंड फिर ये क्या होता है, अपना खुद का लाइफ स्टार्ट कर देता है, खुद के टेंटिकल्स, फिर खुद के बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि देखो कि अगर इंसानों के साथ ऐसा होता तो कितना अजीब होता ना, कि बच्चे माँ बाप के ऊपर ऐसे लटके हुए होते, हाँ लटके हुए होते हैं सिर के ऊपर, और फिर जब वो मैच्योर होते तो पेरेंट्स को छोड़ देते और अपना लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, योगिता को बहुत हंसी आ रही है, ठीक है, मतलब योगिता की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। योगिता ने इमेजिन कर लिया कि माँ बाप के ऊपर कैसे बच्चे लटके हुए हैं, एंड देन ओके, जहाँ पके वहां टपक गए आपकी तरह। मैम डरावना सा लगता है मैम, जैसे कोई चुड़ैल है और उसके ऊपर कुछ है। हाँ ठीक है, तो बच्चे मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि जिस बच्चे को याद नहीं है तो वो अब लाइफ लॉन्ग याद रहे। बडिंग का मतलब है कि अपने साथ एक बड लेके घूमना, तब तक लेके घूमना जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद जैसे वो मैच्योर हो जाएगा वो आपको बिल्कुल धक्का दे देगा और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ईस्ट में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा में देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं गैम्यूलेशन की। गैम्यूलेशन क्या है, कोई इसको जेम्यूलेशन बोलता है, कोई इसको गैम्यूलेशन बोलता है। ठीक है, गैम्यूलेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है जब वो एडेप्ट करते हैं। देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, आपने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा है कि वो क्या करते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सारे। अच्छा मुझे पहले ये बताइए कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो टिश्यू लेवल के होते हैं या सेलुलर लेवल के होते हैं, टिश्यू। बताइए। पहला आंसर तो बिल्कुल गलत है, सेलुलर लेवल। यस साइमा, ये सेलुलर लेवल के होते हैं। ये क्या होते हैं ना, एग्रीगेटेड सेल होते हैं। ये मतलब ज्वाइन होके टिश्यू नहीं बनाए इन्होंने, ये इतने गरीब हैं कि सारे बहुत सारे सेल मिल करके एक आपका बना देते हैं स्पॉन्जिला, एंड देन फिर ये बिखर जाते हैं, फिर स्पॉन्जिला बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ओके ओके, तो अभी टिश्यू नहीं बना होता इनमें, इतने गरीब होते हैं ये। यस, क्लस्टर ऑफ सेल की तरह। तो इनमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनके बॉडी के अंदर यहाँ पे एक बड फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐसा बड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, अंदर में बड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ओके, तो गैम्यूलेशन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये क्या है बच्चे, इंटरनल बड। ये मैं बहुत इजी तरीका आपको गैम्यूलेशन को समझने का बता रही हूँ। गैम्यूलेशन क्या है, इंटरनल बड है। बडिंग क्या है, बाहर में बड हो रहा था। बडिंग क्या था, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा था ना, बाहर में बड निकल रहा था। यहाँ पे अंदर में बड निकल रहा है। ठीक है, मतलब एक फोड़े फुंसी होना बाहर में, और एक फोड़े फुंसी होना, जैसे छाले होते हैं ना मुंह के अंदर, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो वो है हमारा क्या, गैम्यूलेशन। ठीक है,
तो ऐसे लाइफ से ऐसे याद रखिएगा कि मेरे को जो छाले वो क्या है, गैम्यूलेशन है, ठीक है। तो गैम्यूलेशन आपका यहाँ बन जाता है इनमें। अब इस गैम्यूलेशन को अगर आप देखें, गैम्यूल को अगर आप देखें तो ये कैसा दिखता है बच्चे, बिल्कुल ये ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा मटके जैसा है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसा मटके जैसा है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ये जो सेल है ना, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके चारों ओर यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं, स्टार लाइक स्पाइक्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। और यही बच्चे गैम्यूल ग्रो करता है, और इसी गैम्यूल से इसके अंदर जो सेल है ना, ये सारे मतलब निकलते हैं और क्या बनाते हैं, बहुत सारे स्पॉन्जेस बनाते हैं। यही क्या बनाते हैं, स्पॉन्जेस बनाते हैं, ठीक है। सो गैम्यूल्स का क्या काम है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैम्यूल्स विच आर स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल्स। गैम्यूल कुछ नहीं है, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि बर्ड जैसा दिखता है। गैम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट स्पॉन्ज एंड कंटेन अ कलेक्शन ऑफ सेल, वही सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। और स्पेशलाइज सेल होते हैं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। दैट डेवलप इनटू न्यू स्पंज, ओके। यस मैम। और ये जो सेल है, इस सेल का क्या नाम है, आर्कियोसाइट्स। इस सेल का क्या नाम है बच्चे, आर्कियोसाइट सेल का नाम है, ठीक है। फिर आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, ठीक है, जहां से ये सेल निकलेंगे एंड रिलीज होंगे और फिर ये क्या बनाएंगे, स्पंजेस बनाएंगे, ओके। ये गैम्यूलेशन हेल्प करता है इनको एडेप्टेशन में, हार्श कंडीशन में एडेप्ट करने में हेल्प करता है, और इनकी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है, क्योंकि बाहर में अगर ये बना रहे हैं कुछ तो दिक्कत हो जाएगी, हार्श कंडीशन है, मर जाएंगे। लेकिन अगर अंदर में बन रहा है तो क्या होगा, बचा हुआ रहेगा इनका स्पीसीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है कि जो बॉडी है, पेरेंट की बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बट जाती है, और ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू स्पीसीज। डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट में बट जाएगी, एंड ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, सॉरी स्पीसीज बोल दिया मैंने, ठीक है। न्यू ऑफस्प्रिंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या है, पेरेंट की बॉडी है। ये किस में देखने को मिलता है बच्चे, किस में देखने को मिलता है, एक तो हाइड्रा में देखने को मिलता है, दूसरा आपको ये किस में देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा, जिसके बारे में आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, स्पाइरोगायरा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। मैम फ्रेगमेंटेशन होता है ना, उसमें फ्रेगमेंट्स में टूटती ऑर्गन एक मैच्योर इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। लेकिन जो रीजनरेशन होता है, जैसे कि लिस्मानिया का कोई पार्ट कट हो जाए ना, तो वो कटेड पार्ट डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल में। जैसे कि लिजर्ड में भी होता है, उसकी टेल कट जैसे टेल डेवलप हो जाती है। मैम उसमें कोई न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो नहीं, रीजेनरेशन में होता है, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। लेकिन आप देखो, रीजेनरेशन दो तरह का होता है, ठीक है, मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ। देखिए, फ्रेगमेंटेशन होने के लिए एक फ्रेगमेंट एक निश्चित जगह होता है, एक निश्चित जगह है, फ्रेगमेंट में बटा हुआ है, ठीक है, एक निश्चित जगह है कि इधर से कट हुआ तो नया बॉडी डेवलप होगा, ठीक है। इन दिस द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। लेकिन रीजेनरेशन में क्या होता है बच्चे, कि आपने प्लेनेरिया का नाम सुना है, प्लेनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन। ऐसा दिखता है प्लेनेरिया। इसमें कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि यहाँ से ही कटना है। इसमें क्या है, कहीं से भी, मान लो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, इधर से कट गया, कहीं भी किसी भी जगह से ये कट जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट होता है, ठीक है। जैसे योगिता के घर में प्लेनेरिया आया, एक प्लेनेरिया आया। अब योगिता को लग गया गुस्सा, योगिता ने क्या किया, उसको टुकड़े 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 कर दिए,
ठीक है, योगिता ने उसको 10 पीस में काट दिया, 100 पीस में काट दिया। अब थोड़ी देर बाद योगिता क्या देख रही है, 100 प्लेनेरिया उसके घर पे, ठीक है, पूरे 100 प्लेनेरिया। तो एक एक पार्ट से प्लेनेरिया बन गया, ठीक है। तो बच्चे जब भी मैं रीजेनरेशन पढ़ाती हूँ तो मुझे याद आता है रक्त बीज का। आई होप कुछ बच्चे जानते होंगे रक्त बीज को, यस मैम। है ना? यस मैम, जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो सुनो ध्यान से सुनो। एक्चुअली ये आपकी बुक में नहीं है, ये मेरा मतलब ये है कि मेरी थिंकिंग है कि रीजेनरेशन, रक्त बीज में रीजेनरेशन था, ठीक है। आपने काली माँ को देखा है, खून का कटोरा लेकर के घूम रही हैं, और जैसे ही एक बूंद भी गिर रहा है कहीं तो वो उसको रोक ले रही है कि एक बूंद भी अगर उस राक्षस का गिरेगा तो वो रीजेनरेट हो जा रहा है। तो जब मैंने ये स्टोरी देखी तो मुझे लगा अच्छा इसमें यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीजेनरेशन पावर है इसमें, ठीक है। तो रीजेनरेशन उसमें देखने को मिल रहा था कि उसका ब्लड कहीं भी एक बूंद भी गिर रहा था तो वो रीजेनरेट हो जा रहा था, तभी उसके ब्लड को बचाने के लिए रखा गया, है ना? क्लियर? अच्छा एग्जाम्पल है। अब यस आपको, मैम, यस मैम। हाँ, अब आपको याद रहेगा रीजेनरेशन, ठीक है, प्लेनेरिया। बच्चे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करो। अगर मैं आपको आऊं और सीधे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के चली जाऊं ना तो आपको एनसीईआरटी दिमाग में याद नहीं रहेगी। मैम रक्त बीज के बीज होता है, पर्टिकुलरली कोई सीड है? नहीं नहीं, मैम, मैं बताऊं? अरे नहीं, वो रक्तबीज असुर नाम होता का है एक कोई। राक्षस था, एक राक्षस था, ठीक है, एक राक्षस था बच्चे, जिसका ना ब्लड कहीं भी गिरता था तो वो नया राक्षस बन जाता था। उसको वरदान था। हाँ, ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है ना जैसे सोच रहे हैं तो वो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा कोई। ओके, नाउ बट वो दिखता इंसानों जैसा था। अरे वो तो हमारी मतलब हमारा वो है ना, हमारी Mentality हमारी है क्रिएटिविटी ना। है, वो हमारी क्रिएटिविटी, हमने उसको राक्षस बना दिया। मे बी वो कोई एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा। यस मैम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम स्पोर्स की। ओके, अब हम बात करते हैं स्पोर्स की। तो देखो अलग अलग तरह के स्पोर्स के थ्रू भी हमारा क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जू स्पोर की बात करते हैं। जू स्पोर किसके अंदर होता है बच्चे? जू स्पोरेंजियम के अंदर होता है, रेंजियम। जू स्पोरेंजियम के अंदर हमको जू स्पोर देखने को मिलते हैं। और ये जू स्पोर किस में देखने को मिलता है बच्चे? आपको फंगाई में, है यस ना, मैम। देखने को मिलता है। तो ये जू स्पोर जो है, इसका नाम जू स्पोर क्यों पड़ा? क्योंकि ये मोटाइल है। जू का मतलब क्या होता है? मोटाइल। जू का मतलब मोटाइल, जो दौड़ Movement भाग कर सकते सकते हैं। इनके पास क्या होता है? फ्लेजेला होता है। इनके पास फ्लेजेला होता है, इसलिए ये जू स्पोर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोनिडिया की। कोनिडिया बच्चे, ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, कोनिडिया, तो बच्चे एनसीईआरटी का डायग्राम है सारा। आपको ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जू स्पोर है, कौन सा कोनिडिया है, या फिर साथ में आपको जू स्पोर दिया होगा, उसका फंक्शन दिया होगा। ठीक है, जू स्पोर दिया होगा, मोटाइल इमोटाइल लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जू स्पोर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जू का मतलब ही क्या होता है? मोटाइल। मैम, ठीक ये है, मतलब स्पर्म की तरह ये वर्क कर सकता है हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल, स्पर्म की तरह ही ये उड़ के फिर कहीं भी बैठ जाता है और ग्रो हो जाता है। और कोनिडिया क्या होता है कि बच्चे आपने फंगाई में पढ़ा था कि बहुत सारे माइसीलियम मिल करके क्या बनाते हैं? हाइफे बनाते हैं, हाइफे बनाते हैं। और इसी हाइफे के ऊपर ये आपका क्या बना हुआ है? कोनिडिया। और कोनिडिया क्या है बच्चे? एक्सोजिनस है। एक्सोजेनस। ठीक है, बाहर में इसका जो स्पोर है वो क्या है? बाहर में है, या एक्सोस्पोरस बोल सकते हो। और जिसका स्पोर अंदर होता है, इसका क्या है बच्चे? एंडो है, एंडोजिनस। ये सारे टर्म्स बच्चे याद रखने हैं आपको, है ना। कोनिडिया का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। मैम ये एस्को काप में था ना? हाँ, गैम्यूल्स का एग्जाम्पल क्या है बच्चे? स्पॉन्जेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पोर्स के बारे में जैसे मैंने बताया, जू स्पोर। जू स्पोर कैसा होता है बच्चे? मोटाइल होता है, मोटाइल स्पोर विथ फ्लैजेला। ओके,
स्पोरेंजियोस्पोर ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, ये किसके अंदर होते हैं? इनसाइड, इनसाइड स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो सॉरी स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर। और ये किसके अंदर होते हैं? इनसाइड जू स्पोरेंजियम। हाँ ठीक है। कैलमाइडोस्पोर्स, कैलमाइडोस्पोर क्या होते हैं बच्चे? ये आपके जो हाइफे है ना, हाइफे में ही बना देते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्म इन हाइफे, हाइफे में ही बन जाता है, मतलब इस तरह से ये आपका हाइफे है और यहाँ पे क्या बन गया? स्पोर बन गया। इतने इतने पार्ट में क्या बन गया? यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो गया, यहीं पे स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर है नेक्स्ट आपका ओइडिया। क्या है? ओइडिया। ओइडिया क्या होता है? स्पोर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइफे। हाइफे जब ब्रेक होगा बच्चे, हाइफे जब ब्रेक होगा तो स्पोर बनेगा। कैसे? ये देखिए, ये है हाइफे, ठीक है, हाइफे है। अब हाइफे से आपका स्पोर ब्रेक हो रहा है, मतलब हाइफे पहले बहुत लंबा था, ठीक है, हाइफे पहले इतना लंबा था, ठीक है। अब ये हाइफे से ब्रेक हो करके स्पोर उड़ते जा रहे हैं और हाइफे क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ओके मैम। ठीक है, मतलब आटे की लोई बनाते ना, जैसे करते ना, ऐसे लंबा सा बना के उससे तोड़ते जाते हैं वैसे, ठीक है। किचन में, हाँ किचन में काम किया होगा तो पता होगा। कोनिडिया, कोनिडिया आपको पता है, ये एक्सोजेनस है ना। और ये आपका इस तरह से हाइफे के ऊपर स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्पोर बन जाते हैं, ये स्पोर बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। चलो अब हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका लाइफ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने जो मैंने स्टेटमेंट बताई वो इंपॉर्टेंट था, गैम्यूलेशन इंपॉर्टेंट था। नाउ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का मतलब होता है कि वेजिटेटिव पार्ट से हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट से हम नया प्लांट बनाएंगे। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है बच्चे? किसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? मैम जैसे पोटैटो फ्लावर को छोड़ के सारा पार्ट, सिंपल सी बात। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ऑल पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर, ठीक है। क्यों? फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भाई स्पोर वगैरह बनाएगा, ठीक है, गैमेट्स बनाएगा, ओके। हाँ एक और बात जो मैंने यहाँ पे बताना भूल गई, ये देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, इसको हम कहाँ गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टर्म होता है, दैट इज क्लोनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपागेशन भी बोलते हैं, मतलब क्लोन बनाना। अगर ये टर्म कहीं दिखे तो डरिएगा नहीं, इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्लियर? यस मैम। चलिए अब हम आते हैं सीधे, हाँ देखिए, जो पोटैटो है, पोटैटो में आपको आईज देखने को मिलती है, ऐसा लगता है आप ही को घूर रही हैं, है ना, आईज देखने को मिलती हैं। एंड पोटैटो में ये जो आईज हैं बच्चे, ये क्या है? नोड्स हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंटरनोड है कि नोड्स है? नोड्स है, क्या है? नोड्स है, ठीक है। इस नोड से क्या निकलता है? आई बड निकलते हैं,
या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। आई बड बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्यूब बोल सकते हैं। तो यहीं से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, फिर यहाँ भी देखिए जिंजर में भी आपको नोट्स दिखेंगे। यहाँ से क्या निकल रहे हैं बच्चे, नोट्स से बर्ड्स निकल रहे हैं, बर्ड्स निकल रहे हैं, राइजोम देखने को मिलता है। हाँ, ओके, ये है आपका अगेव। ये सारे डायग्राम आपको पता होने चाहिए ये कि क्या है, ये अगेव है, ठीक है। इसमें आपको बुलबिल देखने को मिलेगा, ठीक है। बुलबिल क्या है, जैसे मान लो कि ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, और यहाँ पे ऐसे ग्रोथ होता है, तो इसी जगह पे एक आपका ग्रो हो जाता है राउंड राउंड सा, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका बुलबिल, ठीक है। अब फिर ये वाला देखो, ये क्या है, ब्रायोफाइलम। मैम ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये सब जानते होंगे, ब्रायोफाइलम है। यस मैम। इसके ईच एंड एवरी नॉट से हमको नया प्लांट मिलता है, हर नॉट से वी गेट द न्यू प्लांट, ठीक है, ब्रायोफाइलम। ओके, ब्रायोफाइलम के अलावा कौन सा और प्लांट है, कलौंचे, है ना। उसको भी अगर आप लीफ ला करके मॉइस्ट सॉइल पे रख देंगे तो नया प्लांट उग जाएगा। ओके, आपको पता है, मतलब हमारे यहाँ इसको पत्थर चट्टा बोला जाता है, पता नहीं इसका हिंदी में क्या नाम है, मैं तो शुरू से ब्रायोफाइलम जानती हूँ इसको। हाँ, और Yes, ma'am, ये पत्थर चट्टा ही बोला जाता है इसे। हाँ, यस इसको मैम यही पत्थर, बोलते हैं। अच्छा, तो आपके तरफ भी तो इसको पत्थर चट्टा Yes, बोला ma'am. जाता है। तो क्यों बोला जाता है भाई, आपके किडनी में जो स्टोन वगैरह पथरी होते हैं में ना, होना। उसको दूर करता है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन किडनी स्टोन। तो जिसको भी किडनी स्टोन हुआ है उसको खिला दो, बस ठीक हो जाएगा। मैम सनलाइट से पहले खट्टा लगता है खाने में, और सनलाइट के हाँ। बाद बढ़िया हो जाता है। फिर है बच्चे ऑफसेट। ऑफसेट मैं अभी आपको बता रही हूँ, चलिए अब ये थोड़ा याद कर लें, थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ आपको हल्का सा। ये मैंने सारा एक जगह लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ज्यादा ट्रिक मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, सारा एक जगह लिख लिया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। चलो, रनर्स कौन कौन होते हैं, रनर्स का एग्जाम्पल आएगा। जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं बच्चे, इससे बाहर एक भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने पूरा देख लिया है कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यही सारा एग्जाम्पल आता है, ठीक है। मैम तो इसमें स्ट्रॉबेरी भी आता है ना? हाँ, आगे आपका आ जाएगा। हाँ, रनर में स्ट्रॉबेरी भी आता है, बल्ब्स में भी, सॉरी, हाँ, बल्ब्स में सैफरॉन। तो रनर की बात अगर हम करें तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि आपके लॉन ग्रास में, घास में कौन दौड़ रहा है बच्चे, ऑक्स। घास में कौन दौड़ रहा है, ऑक्स। ऑक्स क्या कर रहा है, रन कर रहा है। लॉन ग्रास में ऑक्जेलिस इज रनिंग, ठीक है। ऑक्जेलिस लिखा है लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्स। ऑक्स इज रनिंग, मैम गार्डन ओके, में ठीक तो है। रनर ही है एक तरह के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर आपको एक और ऐड करना है तो आप इसको स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। क्या खाने के लिए दौड़ रहा है ऑक्स, स्ट्रॉबेरी खाने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। पोटैटो में तो ट्यूब है, एक ही आपको पता है, पोटैटो में क्या लगे हुए हैं, ट्यूब्स मैम एक लगे हुए और हैं। है। हाँ, क्या है, ऐसे मैम बहुत है, लोटस फ्रूट। नहीं ऐसे बहुत है, लेकिन एग्जाम में क्या क्या आता है उससे हम देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे बल्ब्स की। अनियन को देखो बल्ब की तरह दिखता है, देखो ये अनियन बल्ब की तरह दिख रहा है, उल्टा लटका दो ऐसे, बल्ब की तरह दिख रहा है। गार्लिक आपका बल्ब की तरह दिख रहा है, पूरा पूरा गार्लिक लेना है, पूरा गार्लिक लेना है, बल्ब की तरह दिख रहा है। तो जो गार्लिक है, अनियन है, उसको बल्ब की जगह लगा दो, गार्लिक और अनियन को बल्ब की जगह लगा दो, ठीक है, ओके। तो वो सैफरॉन की तरह रोशनी देंगे। वो कैसा रोशनी देंगे, सैफरॉन की तरह रोशनी देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, याद रहेगा, अब ये ट्रिक याद रहेगा। फिर हम राइजोम की बात करते हैं, ये आपके किस में पाए जाते हैं, जिंजर वगैरह में, ठीक है। राइजोम इज रिच, राइजोम से आप समझ लीजिए रिच, रिच मैंने बोला, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, लोटस, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक रिच डिश बना दो, ठीक है। अदरक, हल्दी और लोटस, ठीक है, अदरक, हल्दी और लोटस की एक रिच डिश बना दो, ओके। तो लोटस जहां यूज होगा तो डिश तो रिच होगी, क्योंकि लोटस भाई बहुत महंगा आता है, मैम मैंने लगा रखा है छत पे। ठीक है, हाँ।
और इसमें अगेव कभी कभी पूछ देता है, लेकिन अगेव का मेनली एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता है वो बल्बिस पूछा जाता है। ठीक है, बस। फिर है ऑफसेट। ऑफसेट की बात करें तो वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल है बच्चे ऑफसेट। वाटर हाइसिंथ क्या है पता है? बंगाल टेरर है। बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल टेरर है। क्यों बोलते हैं इसको बंगाल का टेरर? क्योंकि बहुत जल्दी पॉन्ड रिप्रोड्यूस में, करता है। हाँ, क्योंकि पॉन्ड में बच्चे ये क्या करते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं। ये आपका मान लो वाटर हाइसिंथ है, ये इस तरह से बिल्कुल इनके स्टेम वगैरह फैलते जाते हैं और पूरे पॉन्ड में ये फैल जाते हैं। तो अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर जाते हैं। यस ठीक मैम, है, ये सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं और सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती हाँ, उनको। सारा ऑक्सीजन ये ले लेते हैं, सारा डिजोल्व ऑक्सीजन ये ले लेते हैं एंड सनलाइट भी नहीं मिल पाती। वेरी गुड साइमा। तो ये इसको बंगाल टेरर बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लीव्स की बात। लीव्स में ब्रायोफाइलम और कलांचे हमने पढ़ लिया। ठीक है, बुल्बिस तो भाई जो लिली है, लिली है, ठीक है, और जो बुलबुल है, लिली और बुलबुल क्या खाती हैं? पाइनएप्पल खाती हैं। लिली और बुलबुल क्या खाती हैं? पाइनएप्पल खाती हैं। क्यों भाई, आप लोगों का टाइम खत्म होने लगता है क्या? अच्छा, टाइम हो भी गया, मुझे बुक लेने टाइम जाना हो भी गया है, लास्ट है। ठीक है, लास्ट है। और आपको अगेव बिल्कुल याद रखना, बुलबुल में अगेव। शक्कर की बात करें तो मिंट और बनाना लेना है, ये शक्कर होंगे। मिंट एंड बनाना शक्कर। मिंट और बनाना क्या है बच्चे? शक्कर है। ठीक है, एंड आप ऐसे याद कर सकते हो, मिंट और बनाना मिला के शेक बनाना है, उसको सक करना है। ठीक है, मिंट एंड बनाना की शेक बनाना उसको। ठीक है, मतलब बिल्कुल गंदा सा लगेगा, लेकिन हाँ, केले और मिंट कभी पी के देखना। ठीक है, स्टॉलन में क्या आएगा? जैस्मिन एंड रोजा। तो मेरे जैस्मिन और रोजा को किसी ने चोरी कर लिया, स्टोलन कर लिया। ठीक है, माई जैस्मिन एंड रोजा आर स्टॉलन। क्लियर? यस मैम। मैम अब लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ, आपका टाइम हो गया है और क्लास का भी टाइम हो गया है बच्चे। ठीक है, मैम बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ, मजा आना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट क्लास एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा और जल्दी बताना था। एक्चुअली मैं बता ही दूं क्या? यस मैम। खत्म कर दूं मैं? ठीक है, हाँ, चलिए। सब एरियल स्टेम में क्या आ जाता है बच्चे? ऑफसेट आ जाता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना। सब एरियल स्टेम कभी कभी पूछ देगा। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है ना? नहीं दिख रहा ना? मैं दूसरा कलर ले लूं? ये तुरंत अब खत्म होने वाला है बच्चे लेक्चर। ठीक है, क्या आ जाता है आपका? ऑफसेट आ जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चे? बताओ, कौन दौड़ दौड़ करके भागता है? बताओ। रनर्स। एक तो आपका स्टॉलन आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा और क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चे? रनर्स आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये आपका वेट 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 शक्कर आएगा इसमें, सॉरी, शक्कर स्टॉलन नहीं, शक्कर आएगा। ठीक है, शक्कर, शक्कर। ठीक है, ऑफसेट का एग्जांपल आपको पता है? बताइए, अभी पढ़ा है ऑफसेट का एग्जांपल, अब याद होगा। वाटर या ठीक है, वाटर हाइसिंथ हो गया। शक्कर कौन है? शक्कर आपका कौन है बच्चे? बनाना। आपका मिंट। मिंट। हाँ, मिंट हो गया। फिर रनर कौन है आपका? जो लॉन ग्रास है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? यूं ऐसे ऐसे जंप कर करके उगते जाते। कभी घास उखाड़ा है हाथ से? हाँ हाथ से जब आप घास उखाड़ो तो आपको इस तरह से दिखेगा, ये घास है। ठीक है, फिर यूं दिखेगा घास, फिर यूं दिखेगा घास। दिखा है ऐसा कभी? बिल्कुल हाँ ऐसे मैम, ही ग्रीन दिखते, घास होती ऊपर है ऊपर ऐसी। जंप करते जाते हैं रनर्स। ऑफसेट को आप देखेंगे तो बिल्कुल ये है और बिल्कुल बराबर में ऐसे, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और शक्कर में आप क्या देखेंगे? जैसे मिंट का प्लांट है ना, मिंट है। ठीक है, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं और यहां से इसके स्टेम से नया निकल जाता है प्लांट। आपको पता भी नहीं चलेगा और यहाँ से नया प्लांट निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, यस मैम क्लियर।
चलो नेक्स्ट बता दूं, ग्राफ्टिंग क्या होता है, सबको पता होगा। मैंने ग्राफ्टिंग, की है। हाँ मैम पता ग्राफ्टिंग, है। वाह क्या बात है। ग्राफ्टिंग क्या होता है बच्चे, ग्राफ्टिंग एक ऐसा आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जिसमें हम हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट हमको मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर गुलाबी गुलाब लेना चाहती हूँ या ऑरेंज कलर का गुलाब लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नीचे रेड कलर का ले लिया और ऊपर येलो कलर का रोज का स्टेम ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो मुझे जो गुलाब मिला बच्चे, वो कैसा गुलाब मिला मुझे, येलो। ऑरेंज रोज मिल जाएगा। मैम येलो मिलेगा। ठीक है, रेड और येलो ऑरेंज मिला के मिलेगा ऑरेंज क्योंकि हो, येलो और नहीं रेड का मैम, मिक्सचर है ना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ऑरेंज मिल जाएगा, या फिर आपको रेड पे येलो की छींटे मिल जाएंगी, या फिर येलो पे रेड की छींटे। मैम ठीक है, रेड एक पे। क्वेश्चन मैम, लेकिन नीचे रेड है तो उसका डीएनए तो नहीं ट्रांसफर हो रहा कि डीएनए मर्ज हो जाएगा उसका, तो बस हमारा फूड नहीं ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, इसमें हाइब्रिड हाइब्रिड मैम मिल जाता है। मैंने किया है, नहीं होता, लेकिन जब हम नहीं सीड तो, से करते हैं ना, फ्लावर से, तब होता है मैम ऐसा। हाँ तो आपने वैसे किया होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, यू गॉट द हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, जो नीचे जो होता है दैट इज स्टॉक, और जो ऊपर होता है, जो ऊपर जो साइन। प्लांट हम लेते हैं वो साइन। लेकिन एक बात याद रखना है, बोथ शुड बी, बोथ स्टेम शुड ऑफ सेम सेमी ब्रांच। स्पीसीज, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब एक मैंगो ले लिए, एक बनाना ले लिए और सोच रहे हैं शेक निकलेगा, शेक वाला कोई फल निकलेगा, है ना, मैंगो बनाना शेक वाला फल निकलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। मैम एप्पल और मैंगो लग सकता है। नहीं, कुछ नहीं, मैम लग ऐसा कुछ सकता है। नहीं मैम बच्चे, नहीं, आप मैम करते रहो आप करते सर्च रहो। करो मैम गूगल पे। हाँ मैम ठीक है, ऐसा एक पेज तैयार हुआ है। चलिए ठीक है, हो गया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सेम स्पीसीज ही लेना चाहिए, अलग स्पीसीज नहीं लेना चाहिए। जैसे बच्चे इंसानों जानवरों में क्या किया, लायन और टाइगर को मिला दिया, अलग स्पीसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद हॉर्स और डंकी को मिला दिया, अलग स्पीसीज है। कोई पैदा तो हो गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, जबरदस्ती का की आप तरह। कर लोगे, लेकिन क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक यस है, मैम, इनको, क्योंकि हाँ मैम स्पीसी का तो मैम ये डेफिनेशन ही होता है ना कि मैम वो लोग हाँ, कि वो लोग फर्टाइल, इंटरब्रीड कर सकें और मैम फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर। हाँ फर्टाइल प्रोजेनी होना चाहिए। एंड इसको हार्मोन में डिप करके पीस ऑफ क्लॉथ से उसको रैप कर दिया जाता है, फिर अंदर में अपने इनके सेल मिल जाते हैं, एंड फिर एक नया आपको मिल जाता है क्या, प्लांट। ठीक है, यस सो थैंक यू टीम, है ना, थैंक यू बच्चों। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो भाई बहुत मजा आने वाला है, उसमें हम हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है, मधुमक्खी। हाँ ठीक है, चलो बच्चे, बाय बाय बाय। मैम नोट्स आप कैसे दोगे मतलब? नोट्स मैं भेज दे रही हूँ अभी। ओके मैम। ठीक है, और जो पुराना लिंक है उसमें नोट्स डलते रहेंगे बच्चे, बिटली लिंक में। मैम जो पहले वाला ग्रुप था हमारा, हाँ, उसमें जो बिटली लिंक था ना, उसको आपको सेव करके रख लेना चाहिए। बिटली लिंक को अपने पास सेव करके स्टार मार्क करके रख लीजिए, उसी में डलते रहेंगे, उसी में नेक्स्ट स्टेप खुलेगा क्लास 12th, उसी में सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ओके मैम। ओके, मैम अगर किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो वो चेंज हो सकती है? हाँ ओके थैंक मैम। यू मैम, बाय। बाय बच्चों, बाय बाय बाय। तो मैम अगर मुझे 4 से 6 वाली टाइमिंग चाहिए तो फिर वो कैसे होगी, मतलब 4 बजे से या 3 बजे से? ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं बता दे रही हूँ आपको। ओके मैम। ठीक है, मैम ठंड चली गई। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। बाय बच्चों, ऑलरेडी डिले हो चुका है।